हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम बात कर रहे हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है। पीरियोडिक टेबल की नॉलेज ही ना हो तो हम तो इनऑर्गेनिक फिर कैसे पढ़ेंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पीरियोडिक टेबल, और मेनली पीरियोडिक टेबल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है चार पीरियोडिक प्रॉपर्टीज दैट वी हैव टू स्टडी। चार पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये मेन चार प्रॉपर्टीज हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आईआईटी जेईई में डायरेक्टली पीरियोडिक टेबल पे क्वेश्चंस कुछ ऐसे खास नहीं आते। मेनली वो क्वेश्चन पूछते हैं ऑन पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स फोर प्रॉपर्टीज। कौन सी फोर प्रॉपर्टीज? एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर भी आज हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के पहले बारे बात करेंगे। तो पहले चैप्टर का एक बार नाम लिखिए, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो ये चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। अब पीरियोडिक टेबल 2 मिनट में चलो पुराने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में, जैसा कि आप जानते हो आज हम जितनी एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड देयर पोजीशन कैन नॉट बी डिफाइंड एंड वी कैन डिफाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ओनली विच इज कॉल्ड ऑर्बिटल, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। ये जो एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये ऐसा नहीं कि रातों रात डेवलप हो गया। There are big number of experiments and huge development and contribution by the various physicists and chemists। जैसे उसमें थॉमसन के एक्सपेरिमेंट, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, चैडविक्स एक्सपेरिमेंट, गोल्डस्टीन्स एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल, बोहर मॉडल और भी श्रोडिंगर वेव मॉडल। 100 सालों की रिसर्च के बाद आज जो आप पढ़ते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो है। ऐसे ये पीरियोडिक टेबल है। एक टाइम पे कभी 200-300 साल पहले टाइप से यूँ मानो कि बहुत कम एलिमेंट्स जब जो डिस्कवर्ड थे, तो फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का ऐसा कोई बहुत इम्पोर्टेंस नहीं था। बट जैसे जैसे मोर एंड मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बिकेम मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए फिर जरूरत पड़ने लगी कि भाई इनको एक रेगुलर क्लासिफिकेशन होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन होना चाहिए ऑफ द एलिमेंट्स। उस डायरेक्शन में फिर बहुत लोगों ने काम किया। आपने शायद वो नाम भी पढ़ा हो, 9वीं 10वीं में भी पढ़ते हो आप थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में। जैसे वो था डोबर्ना ट्रायड्स, उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जैसे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, लोथर-मेयर कर्व्स। ये जितने भी थे शुरुआत के डेवलपमेंट, कौन कौन से डेवलपमेंट? जैसे डोबर्ना ट्रायड्स, जैसे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जैसे लोथर-मेयर कर्व्स, एंड द फर्स्ट टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन टेबुलर फॉर्म में किया गया मेंडलीव द्वारा। मेंडलीव एक रशियन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का किया टेबुलर फॉर्म में, बट ये सब फेल हो गए। इनके फेल होने का सबसे बड़ा रीजन था कि उन्होंने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वेट, मानते हुए कि मेंडलीव ने तो कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। बस यही गड़बड़ की इन सभी लोगों ने, क्योंकि एटॉमिक वेट इज नॉट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। पहली बार मोजले ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया। मोजले ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें एक्सरेज की जो वेवलेंथ थी या फ्रीक्वेंसीज थी उनको स्टडी किया। उनके बेसिस पर उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी इज नॉट एटॉमिक मास, इट इज एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक नंबर, नॉट द एटॉमिक मासेस। शुरुआत हम यहीं से करते हैं। अब हम वो सब नहीं पढ़ रहे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड लोथर-मेयर कर्व्स एंड मेंडलीव्स एंड ऑल दैट। सीधे स्टार्ट करेंगे मोजलेस पीरियोडिक लॉ से। तो क्यों फेल हुए इनिशियल जितने भी डेवलपमेंट्स थे फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स?
बिकॉज दे वर बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वेट्स, जबकि फंडामेंटल प्रॉपर्टी इज एटॉमिक नंबर नॉट द एटॉमिक मास। लिखेंगे इस बात को, तो मोजलेस पीरियोडिक लॉ, मोजलेस पीरियोडिक लॉ क्या है? मोजलेस पीरियोडिक लॉ, मोजलेस ने एक्सरेज को स्टडी किया और एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसीज थी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पास होने के बाद, एक्सपेरिमेंट भी है, वो फिजिक्स में पढ़ते हो आप, मॉडर्न फिजिक्स में, मोजलेस पीरियोडिक लॉ, तो या मोजलेस एक्सपेरिमेंट। तो मोजलेस पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, तो physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic numbers। तो physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic numbers, और atomic number का सिंबल क्या यूज करते हैं? Z। ये बात कही, पहली बार ये बात कही, और ये बात उन्होंने कहने का बेसिस भी था। तो उन्होंने ग्राफ इस तरीके से बताया कि मान लो कोई जो एक्सरेज हैं, एक्सरेज निकलती हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट इस तरीके से कंडक्ट किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब टाइप, एक बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, और आप जानते हो कैथोड रेज थी ये, और ये जो रिसीविंग प्लेट थी इसको थोड़ा सा तिरछा इस तरीके से लगाया, तो ये जो कैथोड रेज जाके टकराई तो दे वर डिफ्लेक्टेड लाइक दिस, ये एक्सरेज निकली, और इन एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी जो पाई गई, फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्सरेज were found to be related with atomic number। और उन्होंने देखो क्या हुआ, ये बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करते हैं तो कैथोड रेज निकलती हैं, और ये रिसीविंग प्लेट को थोड़ा स्लैंट कर दिया ताकि वो कैथोड रेज जब टकराते हैं तो कैथोड रेज के टकराने से यहां से एक्साइटेशन हुआ मेटल के अंदर, और मेटल के एक्साइटेशन से यहां से रेज इमिट आउट हुई, एंड दोज वर एक्स रेज। उन एक्स रेज की फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो पाई गई, दे आर रिलेटेड टू द एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, और ये स्क्वायर रूट ऑफ न्यू फ्रीक्वेंसी विद एटॉमिक नंबर Z के साथ, these were found to be the straight line, so it is a straight line। एंड इसकी इक्वेशन भी पाई गई, स्क्वायर रूट न्यू इज इक्वल टू a z माइनस सिग्मा, वेयर z is atomic number, sigma is shielding constant, and A is proportionality constant. A is another constant. And nu is what? Nu is the frequency of emitted X-rays। जरा एक बार पहले इतनी बात नोट कर लो, फिर मेरी बात सुनो, फिर मैं दोबारा से फिर बताता हूं व्हाट इज मोजलेस पीरियोडिक लॉ। एक बार नोट करो जरा इसको। सुनो क्या बात कर रहे हैं। वो जो अर्लियर डेवलपमेंट्स थे फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, मैं फिर वापस से समराइज कर रहा हूं। अर्लियर डेवलपमेंट्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, जैसे कौन?
जैसे वो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लोथर मेयर कर्व्स, जैसे वो डोबर्नर ट्रायड्स एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये सारे एफर्ट्स फेल हो गए फॉर द प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, क्योंकि इन सभी व्यक्तियों ने, इन सभी साइंटिस्ट्स ने ये माना कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वेट्स। बाद में पहली बार मोजलेस ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया और कहा कि नहीं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट द एटॉमिक मास। उन्होंने इस बात को अपने एक्सपेरिमेंट से कहा। उन्होंने एक बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10,000 वोल्ट अप्लाई किया और कैथोड रेज जो निकली उनको स्ट्राइक करवाया ऑन द रिसीविंग प्लेट। रिसीविंग प्लेट से एक्स-रेज इमिट आउट आई बिकॉज ऑफ द एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन इमिटिंग प्लेट। इस कारण से वो जो फ्रीक्वेंसीज थी एक्स-रेज की, दे वर फाउंड टू बी रिलेटेड विद द एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फाउंड। स्क्वायर रूट ऑफ न्यू is equal to a into z minus sigma, where a is a constant, z is atomic number, sigma is the shielding constant. What is shielding constant? ये भी पढ़ोगे, अभी आएगा, आज ही आएगा, आज ही। And a is a constant, और ये एक straight line पाई गई, and this is the relation. That relation also you should remember, where nu is the frequency of the emitted rays. उन्होंने कैसे रिलेट किया इस बात को? देखो, इस बात को आप बड़ी आसानी से रिलेट कर लोगे बोहर मॉडल से। कैसे, मैं जरा समझाता हूं आपको। आपने ये बात तो नोट कर ली होगी, मैं ऊपर से इसको हटा देता हूं यहां। देखो, जैसे ये समझने के लिए, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपने जैसे बोहर मॉडल में ऐसा पढ़ा होता है कि एनर्जी डेल्टा E इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द फोटोन h न्यू। तो h न्यू इज इक्वल टू En2 माइनस En1। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन करता है फ्रॉम N2 से N1, तो जहां से जंप करता है डाउन टू द लोअर एनर्जी लेवल, उतनी एनर्जी के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी का फोटोन इमिट आउट होता है। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो न्यू इज इक्वल टू 1/h, और ये वैल्यू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। जरा इसको देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी न्यू 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन h 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। जरा देखना, न्यू इज इनवर्सली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। यही बात तो कही गई है, ये रही है। स्क्वायर रूट ऑफ न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड रेडिएशंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। यही बात कही गई, क्योंकि आप बोहर मॉडल से ये बात समझ सकते हो कि क्यों फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड रेडिएशंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। और आप तो जानते हो कि किसी भी एलिमेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो इसका स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रीक्वेंसीज आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी एंड स्पेक्ट्रम डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसीज, एंड स्पेक्ट्रम इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। जैसे दो व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट्स कभी सेम नहीं होते, ऐसे दो एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रम कभी सेम नहीं होते। तो स्पेक्ट्रम इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? frequency of the emitted radiations, and they are attached with or they are related with the atomic number, not the mass number. तो यहां से क्या रिलेशन हो गया? फ्रीक्वेंसी और स्पेक्ट्रम is closely related with atomic number Z and not the mass number, and not the mass number. मास नंबर से कोई रिलेशन नहीं है, फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड विद एटॉमिक नंबर। तो ये था मोजलेस पीरियोडिक लॉ। यहां से फिर मोजलेस पीरियोडिक लॉ को पकड़ करके बोर, बरी, रैंग, वर्नर, इन चार व्यक्तियों ने नई पीरियोडिक टेबल डेवलप की टेबुलर फॉर्म में, एंड दैट इज कॉल्ड द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल।
ये तक की बात नोट करो जरा, उसके बाद आएंगे मॉडर्न फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल पर। नोट कर लो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल developed by Bohr, Bury, Rang, Werner, based on Moseley's periodic law। तो based on Moseley's periodic law, modern periodic table is developed by Bohr, Bury, Rang and Werner। क्या है? 7 horizontal rows and 18 vertical columns। 7 horizontal rows, they are called periods, and 18 vertical columns, they are called groups। 1 to 18 periods, 1 to 7 first period, second period and so on। first column को first group, second group and so on। तो similar properties वाले elements classification का purpose क्या था? The purpose of classification to have similar elements या same properties elements appearing at the same position। ये purpose था for the classification of elements। अब मैं ये हटा रहा हूं, मैं एक बार periodic table यहां बनाऊंगा। सर periodic table बनाओगे? हमारे पास तो है। अरे होगी, तुम भी बनाओ, बना लोगे, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है periodic table में। तो याद भी करनी है, जितनी बढ़िया से periodic table स्टूडेंट्स को याद होती है, उनकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोथ विल बी क्वाइट गुड। खासकर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगर आपको periodic टेबल की पोजीशंस एलिमेंट्स की याद नहीं हुई, बहुत सारे क्वेश्चन में अटक जाओगे आप। तो यू शुड रिमेंबर द periodic टेबल, खासकर पूरा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में कम से कम 3D सीरीज एंड द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक, ये तो पता ही होने चाहिए। बाकी जेई मेन में एफ ब्लॉक के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो एफ ब्लॉक भी अगर याद होता है तो इट इज वेल एंड गुड। उन्होंने क्वेश्चन जेई में पूछे हुए हैं, तो ये एक बार नोट कर लो। मैं इसको हटाता हूं। चलिए पीरियोडिक टेबल बनाएंगे एक। तो देखो यहां पर एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, बढ़िया बन गए। भुलवा दिए ना? अच्छा पहले यहां लिख लेते हैं। ये हो गए ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर। ये हो गए पीरियड नंबर। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। अच्छा, ये तो इनका IUPAC ग्रुप नंबर है और ये फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, 7, 8, 9। तो इनको सेवंथ बी और इसको 8 बोल देते हैं पूरे को। ऑल टुगेदर दिस इज कॉल्ड 8th, रोमन न्यूमरल में 8। एंड देन अगेन इट इज फर्स्ट बी, सेकेंड बी, उसके बाद सेकेंड ए के बाद थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, 0। वैसे आप चलते नहीं है ये, आप तो आज की तारीख में आपको ग्रुप नंबर याद करने होते हैं, तो 1 to 18 एज पर IUPAC ग्रुप नंबर। तो ये है IUPAC ग्रुप नंबर, आपको यही फॉलो करने हैं ग्रुप नंबर। और ये है कास ग्रुप नंबर। कास मतलब केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। तो IUPAC ग्रुप नंबर है। आपको ये IUPAC भी है, बट कभी कभी आपको किसी बुक में हो सकता है कि क्वेश्चन IIT JEE तो अब ग्रुप नंबर 1 से 18 फॉलो करता है, ये वाले फॉलो नहीं करता। ये जो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम, आप फॉलो करते नहीं हैं, बट फिर भी थोड़ा सा आइडिया रखें कि अल्कली मेटल्स ग्रुप 1, 1A, 2A एंड देन P ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A and then 0 group. The noble gases are grouped into 0, older system, but new system group number is 18 for the noble gas. So ये जरा इस पे आ जाओ। दो, तीन, क्या बात है, 4, 1, 2, 3, 4, 5, बढ़िया बन गई, मुझसे बनती ना है कई बार। 6, 7, ये हटा दो। अब बनानी है ये कॉपी में, कभी सोचो ना, इतना ना सोचना है, मेहनत करो, जैसे हम भी तो बना रहे हैं। ज्यादा स्मार्ट ना बनो, मेहनत करो बस। एक बार बनाओगे, अपने हाथों से जब लिखोगे, उसका अलग इंप्रेशन दिमाग पे आएगा, चीजें याद हो जाएंगी। अच्छा, नॉट ओनली दिस, इसके बाद में जो है वो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज भी होती है। वन, टू, थ्री, थर्ड में आती हैं ये। तो ये मान लो पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाइड्रोजन की पोजीशन आज भी अनसर्टेन है पहले की तरह, तो हाइड्रोजन समवेयर इन द मिडिल एंड टॉप में रख देते हैं, लगभग यहाँ 8वें 9वें ग्रुप में कहीं भी रख देते हैं हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन रिजेंबल्स इन द प्रॉपर्टीज विद एल्कली मेटल्स एज वेल एज हैलोजेंस। इस कारण से आज भी इसकी पोजीशन अनसर्टेन है कि हैलोजन में रखें या एल्कली मेटल्स में रखें। हाँ, लेकिन ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, तो हम थोड़ा कम स्टडी करते हैं उसको। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव। देन कम्स, जरा इधर आना, दिस इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन इज रेडियो एक्टिव। देन मान लो ये जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन इज रेडियो एक्टिव। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक
एंटीमनी, बिस्मिथ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये एलिमेंट्स थे। उसके बाद कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकिल, पैलेडियम, प्लैटिनम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम। लेंथेनम पे स्टार मार्क लगा दो क्योंकि लेंथेनम के बाद लेंथेनाइट सीरीज स्टार्ट होती है 57 पर। एंड देन एक्टिनियम, एक्टिनियम पे भी स्टार मार्क लगाओ, दिस इज 89 एटॉमिक नंबर। टाइटेनियम, इसके बाद जिरकोनियम, हाफनियम, वेनेडियम, नायोबियम, टेंटलम, सो लाइक दैट एलिमेंट्स विल बी देयर। बाकी के एलिमेंट्स आप फिलअप कर लेना जो भी हैं। सो दीज एलिमेंट्स विल बी फिल्ड अप। ये लेंथेनाइट सीरीज है। लेंथेनाइट सीरीज, लेंथेनाइट सीरीज में दीज 14 एलिमेंट्स विल बी देयर। एक्टिनाइट सीरीज, इसे कहते हैं एक्टिनाइट इज 5F सीरीज, लेंथेनाइट इज कॉल्ड 4F सीरीज। क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन्स F में भरता है तो इसलिए बोलते हैं इसे 4F सीरीज एंड दिस इज 5F सीरीज। और ये एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होती है। जैसे लेंथेनम, लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट आता है 57 था वो, तो 58 से स्टार्ट होता है थोरियम, ल्यूटीशियम एंड एक बार चेक करते हैं गड़बड़ नहीं हो। हाँ, सीरियम से ल्यूटीशियम तक Ce, सीरियम, सीरियम इज 58 and the last element is lutetium, that is 71 and this is thorium 90 से लेके एक्टिनियम के बाद में and final element is lawrencium, Lr, that is 103। ये है पीरियोडिक टेबल जिसके अंदर 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। अब ध्यान देना है, ये स्टार लगाया लेंथेनम पर, एक्टिनियम पर। थर्ड ग्रुप के अंदर छठे पीरियड में, 6 पीरियड में थर्ड ग्रुप के अंदर केवल एक ही एलिमेंट नहीं है, 15 एलिमेंट हैं। लेंथेनम के साथ 14 और एलिमेंट्स रखे हैं। कौन से? 4F सीरीज और लेंथेनाइट सीरीज, सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक। तो इसका मतलब लेंथेनम के साथ में 14 और एलिमेंट्स हैं, ऑल टुगेदर 15 एलिमेंट्स इन द थर्ड ग्रुप एंड 6th पीरियड। ऐसे ही थर्ड ग्रुप एंड 7th पीरियड में एक्टिनियम के साथ में थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक 14 मोर एलिमेंट्स आर देयर, तो ऑल टुगेदर 15 एलिमेंट्स आर देयर इन द ग्रुप नंबर 3 पीरियड नंबर 7। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। इसका मतलब ये जो 4F सीरीज है ये कहलाता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक आप जानते हो, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर एस में भर रहा है तो उसे बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। हालांकि हीलियम में भी इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है बट वो एस ब्लॉक में नहीं रखते, वो क्या किस में आ गया? पी ब्लॉक में। उसे पी ब्लॉक का एलिमेंट ही बोलेंगे क्योंकि अल्टीमेटली पीरियोडिक टेबल का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन का जो फंडामेंटल पर्पस है वो क्या? सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट सेम जगह पर आने चाहिए। तो हीलियम एस ब्लॉक वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करता। हीलियम की प्रॉपर्टी नोबल गैसेस जैसे होती हैं, बाकी के पी ब्लॉक में जो नोबल गैसेस होती हैं उन जैसी प्रॉपर्टीज हैं, तो हीलियम को वहां ना रख के यहां रखा गया है। तो ध्यान दें, ये एक्सेप्शन हुआ। वैसे तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन ये होती है कि वो एलिमेंट जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय एस में एंटर करे। पी ब्लॉक कौन होते हैं? वेयर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटर्ड इनटू द पी सबशेल। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से? वेयर द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द डी सबशेल। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से? वेयर द लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्स इनटू द एफ सबशेल। बट इसका एक्सेप्शन कॉमन कौन है? हीलियम।
हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन s में गया, 1s2 है कॉन्फ़िगरेशन, बट स्टिल इट इज अ p ब्लॉक एलिमेंट, नोबल गैस। क्योंकि अल्टीमेटली क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स का पर्पस क्या है, सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक ही जगह पर अपीयर होने चाहिए, ये है क्लासिफिकेशन में। तो कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, एक बार आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, पीरियोडिक टेबल में शुरुआत वाला पोर्शन। हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चंस डायरेक्टली कोई आजकल आते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास जेई मेन और जेई एडवांस वालों के पास और बहुत कुछ है पूछने के लिए, बट फिर भी कुछ भी आ सकता है, ऐसा थोड़ी उसमें लिखा थोड़ी है कि ये ना पूछेंगे हम, ऐसा कहाँ लिखा है, पूछ तो सकते ही हैं, भले ही कम पूछते हैं वो पीरियोडिक टेबल से। वो मेनली क्वेश्चंस कहाँ से पूछते हैं, जेई मेन और एडवांस्ड में। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं जो पढ़ते हो आप, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वेल गाइस, ये पीरियोडिक टेबल थी, ये एस ब्लॉक हुआ, यहां से लेकर के 13 से लेकर के 18 तक दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड थर्ड ग्रुप से लेकर के 12 तक ऑल टुगेदर दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स. So these are called D block elements, and most of the elements in the periodic table, nearly 74-75% of the elements are metals, and remaining mostly are non-metals and few are metalloids. Metalloids कौन, जिनकी properties जो हैं वो metal और non-metal दोनों से मैच करती हूँ. जैसे most commonly कौन, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आर्सेनिक, एंटीमनी टेल्यूरियम, पोलोनियम. ये कौन से, जिनको मैंने क्रॉस कर दिया, ये कौन से वाले एलिमेंट्स हैं? दीज आर कॉमनली नोन एज मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स विच हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. इसके राइट साइड वाले एलिमेंट्स कौन, नॉन मेटल्स, उससे लेफ्ट वाले कौन, सब मेटल्स. ये एस ब्लॉक पूरा मेटल, डी ब्लॉक पूरा मेटल, एफ ब्लॉक पूरा मेटल, पी ब्लॉक मोस्टली नॉन मेटल्स बट सम metals also, mostly non metals but some metals also. जैसे थैलियम p ब्लॉक में है but metal है, lead is a metal, so like that you say mostly they are non metals. खासकर ये जो मेटलॉइड्स हैं इनके राइट साइड वाले they are all non metals. तो इस तरीके से आप ये बात याद रखते हो. अच्छा, बहुत कॉमनली पूछा भी जाता है कि रूम कंडीशन पे कौन सा एलिमेंट लिक्विड के फॉर्म में होता है, ब्रोमीन. तो ब्रोमीन जो है वो रूम कंडीशन पे लिक्विड होता है. बाकी ये सब जनरल बातें हैं. यू शुड रिमेंबर द पीरियोडिक टेबल एज मच एज पॉसिबल. दीज आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, नोबल गैसेस. नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर याद रखें, 2, 10, 18, 18, 36, 54, 86 और कोई एलिमेंट भी आएगा. अच्छा, इसमें पीरियोडिक टेबल में एक बात और याद रखनी है. पीरियोडिक टेबल में आप फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड में आओगे, मैं ये हटा दूं, ये राइट साइड वाला ये ग्रुप सिस्टम लिख लिया होगा आपने. लो एक बार देख लो, जरा नोट कर लो. मैं वो हटाना, कुछ लिखना है मुझे वहां. जरा देखो, फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड पे आते हो तो 8 जोड़ के आते हो, सेकंड से थर्ड पे आते हो तो 8 जोड़ के आते हो, और नेक्स्ट थर्ड से फोर्थ पे आओगे तो 18 जोड़ के आओगे, नेक्स्ट पे आओगे तो फिर 18, फिर 32 और फिर 32 ऐड करके पहुंच जाते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए. हीलियम का एटॉमिक नंबर याद है तो बाकी नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर तो आप बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो. सेकंड पीरियड की जो नोबल गैस है नियॉन, 8 जोड़ दो, फिर 8 जोड़ दो, फिर 18 जोड़ दो, फिर 18 जोड़ दो, फिर 32 जोड़ो, फिर 32 जोड़ के पहुंचना है. तो जब 32 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 32. तो 3 8 3 11 और 118, 118. 32 जोड़ने के बाद 2 और 6 8 और 8 और 3 11. सो लाइक दैट यू से. सो दिस विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट. जो भी होगा, कुछ भी एलिमेंट जो होगा उसका एटॉमिक नंबर 118 होगा. अब जैसे कैसे, अब इतना तो पता होता है कि जिंक इज 30, मुझे कैडमियम का एटॉमिक नंबर चाहिए तो 18 जोड़ दो बस, तो कितना 48. इसमें 32 जोड़ दो तो मरकरी कितना 80.
ये तरीका है एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने का। जब भी तो कह रहे हैं पीरियोडिक टेबल जितनी बढ़िया याद होगी, याद मतलब पता होना चाहिए गोल्ड कहाँ रखा है। जब यही ना पता होगा कहाँ रखा है तो जोड़ोगे किसे और जोड़ोगे क्या। तो सिमिलरली जैसे इरिडियम है, कोबाल्ट इज 27 में 18 जोड़ दो तो कितना आ गया 45, ये एटॉमिक नंबर रोडियम का। और इरिडियम का 32 जोड़ दो तो इट विल बिकम कितना 77, ये 78, 79, 80 एंड लाइक दैट एटॉमिक नंबर कैन बी फाउंड आउट। और ये जरूर याद रखना है कि जितना भी पूरा एफ ब्लॉक है, फुल एफ ब्लॉक, पूरा एफ ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर 3, ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर इन ग्रुप नंबर 3, सबका ग्रुप नंबर 3 है। इसका मतलब थर्ड ग्रुप में छठे पीरियड में लेंथनम अकेला ना बैठा है। लेंथनम के साथ में 14 मोर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक, एंड ऑल टुगेदर 15 एलिमेंट्स आर देयर। सिमिलरली एक्टिनियम अकेला ना बैठा, एक्टिनियम के साथ 14 मोर एलिमेंट्स हैं एंड दैट मेक्स इट अप टू 15 एलिमेंट्स। तो सर ऐसा क्यों कि नीचे क्यों रखा ही ने, इन बेचारों के साथ क्यों भेदभाव कर रखा है इन्हें, अकेला निकाल के नीचे उधर दिया। धर दिया मतलब रख दिया। कभी कभी मैं अपने गांव वाली भाषा बोलता हूं ना, धर दिया, तो नीचे रख दिया। ये क्यों रख दिया? क्योंकि इन्हीं को अगर 15 एलिमेंट्स अगर कर दें तो ये पीरियोडिक टेबल इधर खिसक जाएगी, आएगी ना बोर्ड में, कॉपी के पेज पे ना आएगी, तो डिसफिगरेशन ना हो और प्रॉपरली हम बता पाए, इसलिए एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में 4f सीरीज एंड 5f सीरीज के एलिमेंट्स को, जिसे हम लेंथेनाइट सीरीज, लेंथेनाइट क्यों? बिकॉज दे आर एलिमेंट्स आफ्टर लेंथेनम, एंड एक्टिनाइट सीरीज दे आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिन्हें हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो गाइज ये कुछ पॉइंट्स थे अबाउट द पीरियोडिक टेबल। ट्राई टू रिमेंबर पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक कंप्लीट, पी ब्लॉक कंप्लीट, डी ब्लॉक भी जितना ज़्यादा याद हो उतना अच्छा है, कम से कम जितना मैंने लिख दिया उतना तो याद होना ही चाहिए। और लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज का फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट अभी याद करो, और जब जेई मेन का एग्जाम आएगा तो सारे एलिमेंट्स याद करने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने जेई मेन में क्वेश्चन पूछा है। तो ये थी पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन मोजलेस पीरियोडिक लॉ। नोट कर लें, मैं फिर ये हटा देता हूं, उसके बाद मेन मुद्दे पाएंगे बस अब हम। दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट पोर्शन, इंपॉर्टेंट पोर्शन तो वो है जो आप पढ़ेंगे हम। नोटेड? राइट। चलिए इसको क्लीन कर देते हैं। 5-7 मिनट लगते हैं पीरियोडिक टेबल बनाने में, ज्यादा टाइम नहीं लगता। वेल, अब बात आती है कि 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी हैं। उन प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले हमें एक टर्म पढ़ना पड़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट। हेडिंग लिखो, शील्डिंग इफेक्ट। और स्क्रीनिंग इफेक्ट। कहां पाया जाता है ये शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट? It is observed in case of multi-electron species, single electron species में नहीं। वैसे तो आप क्या कहते हो, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो न्यूक्लियस ऑल टुगेदर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं बाय द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर अप्लाइज द चार्ज इक्विवेलेंट टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z। Z इज द एटॉमिक नंबर। बट मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर मतलब न्यूक्लियस के अंदर नहीं, अरे आउटर मोस्ट शेल से जो अंदर वाले हैं, न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स reduce the force of attraction of the nucleus to the outermost electrons, and this effect is known as shielding effect। तो एक तरीके से वो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, they reduce the force of attraction of the nucleus
टू द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। शील्डिंग, शील्ड करना, शील्ड तो समझते हो ना, ढाल, तलवार मार रहे हैं भाई, सामने वाला जो अपोनेंट है, मान लो दुश्मन है, वो तलवार मारेगा, मारेगा किसे? मुझे। बीच में कौन आ गया? शील्ड। तो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? शील्डिंग इफेक्ट का मतलब यह हुआ कि इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कौन हुआ? अटैकर, हमलावर, जो मार रहा है। अटैक किस पे हो रहा है? आउटर इलेक्ट्रॉन पे। और शील्ड की तरह बीच में कौन आ गया? इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स और इनर इलेक्ट्रॉन्स। जरा देखें तो सही, तो लिखो, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज intervening electrons or inner electrons, intervening electrons or inner electrons reduce the force of attraction of nucleus in multi-electron species, intervening electrons or inner electrons reduce the force of attraction of nucleus applicable on outer electrons. Applicable on outer electrons. This effect is known as shielding effect or screening effect. दूसरे शब्दों में, in other words, दूसरे शब्दों में आप ये बोलते हो कि इनर इलेक्ट्रॉन्स और इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स दूसरे शब्दों में इनर इलेक्ट्रॉन्स और इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ लिखो फ्रॉम द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस। मुझे सारी बातें क्यों याद है? इतनी बार लिखता हूं, बिल्कुल सब कुछ याद है मुझे अच्छे से समझ के। आप भी लिखोगे तो इंप्रेशन दिमाग पर बढ़िया होगा, आलस नहीं काटना है इन चीजों में। तो इन अदर वर्ड्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स और इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस। सो दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। तो इसका मतलब जो, अच्छा, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में शील्डिंग इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। Shielding effect does not apply on single electron species। जैसे कौन? जैसे H, He+, etc. इन पर यह एप्लीकेबल नहीं होता। एक बार जरा यहां तक की बात लिख लो, फिर आगे की बात कहेंगे। नोट इट डाउन। वेल, तो फिर कह सकते हो आप कि जो न्यूक्लियस का जो जेड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जेड पे तो डिपेंड करता है। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? जो न्यूक्लियर चार्ज है उस पर डिपेंड करेगा, और न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या बोलते हो? जेड, एटॉमिक नंबर। तो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जेड के बराबर नहीं लगता। तो एप्लीकेबल न्यूक्लियर चार्ज ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स इज
जेड इफेक्टिव, तो जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा. जेड इफेक्टिव इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. And Z is the atomic number and sigma is called shielding constant or screening constant. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो एप्लीकेबल है ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो एप्लीकेबल ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स इज रिड्यूस्ड एंड दैट इज जेड माइनस सिग्मा. सिग्मा की वैल्यू 0 हो जाती है इन केस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. सिग्मा इज इक्वल टू 0 फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज दैट इज हाइड्रोजन, हीलियम प्लस एटसेट्रा. इनके लिए सिग्मा 0 होता है. तो ये इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट सिग्मा और शील्डिंग कांस्टेंट्स? तो लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग सिग्मा. फैक्टर्स अफेक्टिंग सिग्मा, ऑब्वियस सी बात है, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा शील्डिंग उतनी ज्यादा कॉज करेगा. एक तो पहला पॉइंट यही, शील्डिंग कौन कॉज करते हैं? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन या सेम शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग कॉज नहीं करते. हम जिस इलेक्ट्रॉन पर शील्डिंग चेक कर रहे हैं उसके बियॉन्ड बाहर वाले इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कॉज नहीं करेंगे. जैसे ये मान लो, समझ लो पहले, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में मान लो 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, ये है मान लो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 13 एटॉमिक नंबर. 2 ये न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 और 3 13, राइट. अब मान लो ये प्लस जेड ई चार्ज है, 13 ई चार्ज है, प्रोटॉन्स का चार्ज. इस वाले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना चाहें तो देखो ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शील्डिंग कॉज करेंगे और बाहर वाले पर जो जेड इफेक्टिव आएगा वो कम आएगा. बट अगर मैं मान लो तो एक तरीके से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस पर ये भी शील्डिंग कॉज करेगा सबसे ज्यादा, थोड़ी ये भी शील्डिंग कॉज करेगा, ये थोड़ी कम करेंगे बट शील्डिंग ये भी कॉज करेंगे. बट अगर मान लो मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन पर चेक कर रहा हूं तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कॉज नहीं करेगा. दे कॉज नेग्लिजिबल शील्डिंग. शील्डिंग कॉज कौन करते हैं? इनर इलेक्ट्रॉन्स. तो फिर इस वाले इलेक्ट्रॉन्स पर शील्डिंग कौन कॉज करेगा? अंदर वाले ये 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी के 7 इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल. तो इसका मतलब हु आर इफेक्टिव इन कॉजिंग शील्डिंग? इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम शेल इलेक्ट्रॉन्स. आउटर इलेक्ट्रॉन डू नॉट आर नॉट इफेक्टिव इन शील्डिंग. तो लिखो इस बात को. तो पहला पॉइंट यहां लिख लेंगे. फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इनर इलेक्ट्रॉन्स and same shell electron are effective in causing shielding. Effective in causing shielding. Are effective in causing shielding. Outer electrons cause negligible शील्डिंग. तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स कॉज नेग्लिजिबल शील्डिंग. तो याद रखें शील्डिंग कौन कॉज करेंगे? सेम शेल इलेक्ट्रॉन्स एंड इनर इलेक्ट्रॉन्स. आउटर वाले शील्डिंग में इफेक्टिव नहीं होते. पहला पॉइंट नोट कर लो, फिर मैं बाकी के पॉइंट्स बताता हूं.
सेकेंड पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना ज्यादा पास होगा, मोर शील्डिंग विल बी कॉज्ड बाय इट. मोर क्लोज the electron to the nucleus, greater will be the shielding caused. By it, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा शील्डिंग उतनी ज्यादा करेगा. तो पर इलेक्ट्रॉन बेसिस NS ज्यादा शील्डिंग कॉज करता है देन NP, देन ND, देन NF. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर, decreasing order of penetration power or decreasing order of shielding cost. तो decreasing order of the penetration power और decreasing order of the shielding cost. देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है. पर इलेक्ट्रॉन बेसिस S का इलेक्ट्रॉन जो होता है, अच्छा N सेम है, सेम N, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेम एन वैल्यू, उसके लिए एप्लीकेबल है ये. सेम शेल के अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो S का एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा शील्डिंग कॉज करेगा देन P, देन D, देन F. इन फैक्ट D एंड F इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड पुअर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. पुअर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो D एंड F इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड पुअर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो S इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं. एक टर्म आया पेनिट्रेशन पावर. पेनिट्रेशन पावर ऑफ द ऑर्बिटल का मतलब यह हुआ कि द एबिलिटी ऑफ द ऑर्बिटल टू बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू द न्यूक्लियस. मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होगा तो इट विल स्पेंड मोर टाइम क्लोज टू द न्यूक्लियस. तो पेनिट्रेशन पावर penetration power of an orbital is defined as its closeness to the nucleus. पेनिट्रेशन पावर ऑफ द ऑर्बिटल का मतलब जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितने ज्यादा पास होगा उसकी पेनिट्रेशन पावर उतनी ही ज्यादा होगी. जैसे 3s is more penetrating than 3p, more penetrating than 3d. 4s is more penetrating than 4p, 4d, 4f. Decreasing penetration power. इसका यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में भी आता है ये कि S कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उस एटम की या एलिमेंट की उतनी ज्यादा होगी. तो S इलेक्ट्रॉन्स आर मोर पेनिट्रेटिंग. अगर इलेक्ट्रॉन S में है तो वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास माना जाता है. सो दिस इज ऑल्सो द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पेनिट्रेशन पावर. और ये हमने कह दिया कि D एंड F इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी पुअर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. F इलेक्ट्रॉन्स आर पुअरेस्ट शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. ये प्रॉपर शील्ड कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज एंड डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल्स. तो इस तरीके से होता है ये. तो अच्छा, ये आप चाहो तो ये पेनिट्रेशन पावर को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो. हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में पढ़ा भी था कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स हैं वो किस तरीके से वेरी करते हैं. तो मैं एक ही ग्राफ में आपको बना के समझाने की कोशिश करता हूं. नहीं समझ में आए तो टेंशन मत लेना, इतनी बात याद कर लेना कि पर इलेक्ट्रॉन बेसिस 3s की पेनिट्रेशन पावर 3p से ज्यादा, 3d से ज्यादा, 4s की 4p से ज्यादा, 4d से ज्यादा, 4f से ज्यादा, 2s की 2p से ज्यादा. n अगर सेम है तो s इज मोर पेनिट्रेटिंग देन p, p मोर देन d, d मोर देन f. मैं समझाने की कोशिश करता हूं. कोशिश मैं क्या करूंगा, कोशिश किसको समझाने की, किसको, आपको. देखो पहले ये नोट कर लो
अगर मैं एक ही डायग्राम में ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस r ले लिया और ये 4 पाई r स्क्वायर साई r स्क्वायर है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। दिस इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। पता है ये रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, पढ़ चुके हो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो कि रेडियल प्रोबेबिलिटी को बताता है। मान लो ये 3s ऑर्बिटल, 3p, 3d। 3s ऑर्बिटल में 2 बार कट मारेगा ये एंड वुड बी लाइक दिस। एंड दिस इज द r max, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ द फायरिंग इलेक्ट्रॉन r max ये है फॉर 3s। 3p के लिए एक ही नोड आएगा और वो r max पहले ही आ जाएगा। r max फॉर 3p। और 3d के लिए तो नोड ही नहीं है, कोई रेडियल नोड नहीं है, कट ही नहीं मारेगा। ये है r max फॉर 3d। तो देखने में तो ऐसा लगता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है भैया। भैया जी ये न्यूक्लियस है, हाँ ये न्यूक्लियस है। तो ऐसा देखने में तो ऐसा लगता है कि 3s इलेक्ट्रॉन तो सबसे दूर है न्यूक्लियस के। इट स्पेंड्स द मैक्सिमम टाइम, ये पीक्स क्या शो करते हैं, मैक्सिमम चांसेस दैट इलेक्ट्रॉन वुड बी फाउंड हियर, ये फारदेस्ट है। बट नहीं, 2 एडिशनल पीक्स होने की वजह से s इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इन कंपैरिजन टू p इज क्लोजर देन d। देखो r max सबसे ज्यादा किसके लिए है, s के लिए है, 3s के लिए इन कंपैरिजन टू 3p। और सबसे पास में कौन है, 3d। बट नहीं, यहां 2 एडिशनल पीक्स होने की वजह से ओवरऑल यू से दैट s इलेक्ट्रॉन स्पेंड मोर टाइम क्लोज टू द न्यूक्लियस। तो लिखो r max, order of r max 3s is greater than 3p is greater than 3d, decreasing order of r max। r max में क्या है, रेडियल डिस्टेंस एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ये सबसे दूर है। बट नहीं, पेनिट्रेशन पावर ड्यू टू द एडिशनल 2 peaks in 3s, electron spends more time in 3s close to the nucleus. Note that due to 2 additional peaks in 3s, electron in 3s spends more time close to nucleus, and hence penetration power of (3s) is maximum among 3s, 3p, 3d। तो क्या बात बोल दी, 3s ग्रेटर देन 3p ग्रेटर देन 3d, डिक्रीजिंग पेनिट्रेशन पावर। डिक्रीजिंग पेनिट्रेशन पावर ये है मतलब डिक्रीजिंग पेनिट्रेशन पावर। तो ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर। हालांकि इतनी बात भी याद है ना कि पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा है, s ऑर्बिटल की, देन कंपेयर टू p, देन कंपेयर टू d, देन कंपेयर टू f, प्रोवाइडेड n इज सेम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम और पीरियड नंबर इज सेम। पीरियड नंबर इज सेम एज द मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये था, ये एक बार आप ड्रॉ कर लो। हालांकि ये जेई मेन में यूजफुल नहीं है, ये सब एडवांस्ड के लिए तो ये यूजफुल हो सकता है, बट ये पॉइंट जरूर याद रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट, चाहे वो जेई मेन हो चाहे वो जेई एडवांस्ड हो, समझने के लिए। नोट इट डाउन। वेल अब बात आती है कि जेड इफेक्टिव पढ़ लिया तो पीरियोडिक टेबल में कैसे यूज़ करें इसको। पीरियोडिक टेबल में हमें जो ट्रेंड्स चेक करने होते हैं वो दो तरीके से करने होते हैं, डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड, लेफ्ट से राइट इन द पीरियड, टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। तो जेड इफेक्टिव के ट्रेंड्स अगर देखें तो ट्रेंड्स ऑफ जेड इफेक्टिव इन एस एंड पी ब्लॉक, तो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे ध्यान देंगे। जेड इफेक्टिव लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉनों का, तो प्रॉपर्टीज विल बी अफेक्टेड लाइक atomic size, ionization energy and other properties are also affected. And from top to bottom, Z effective remains nearly constant, nearly constant, ये याद रखना है। एस एंड पी ब्लॉक में Z इफेक्टिव लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है बट टॉप टू बॉटम घटता है। बट इन डी ब्लॉक, डी ब्लॉक की जरूरत पड़ती है। ब्लॉक की प्रॉपर्टीज को हम डायरेक्टली ऐसे कंपेयर नहीं करते, तो डी ब्लॉक में एक तरीके से टॉप टू बॉटम बढ़ता है और लेफ्ट से राइट भी बढ़ता है। तो लेफ्ट से राइट, टॉप टू बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज बट स्लाइट इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये बहुत यूजफुल है, टॉप टू बॉटम आने पर जेड इफेक्टिव यहां भी बढ़ता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। इसी कारण से हम डिफाइन करेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बड़ा फेमस टर्म है, बहुत ही फेमस टर्म है, स्टूडेंट्स को याद भी होता है, ये समझ में ना भले ही आता, नाम तो सुना होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आएगा वो, उसके बारे में बात करेंगे, आज नहीं आएगा तो अगले लेक्चर में आएगा। तो ये था ट्रेंड्स ऑफ जेड इफेक्टिव, हमें मेनली ये चाहिए होता है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, टॉप टू बॉटम लगभग कांस्टेंट रहता है, रिमेन्स नियरली कांस्टेंट। जबकि डी ब्लॉक में लेफ्ट से राइट में भी बढ़ता है, थोड़ा स्लो बढ़ता है, टॉप टू बॉटम भी बढ़ता है जेड इफेक्टिव। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। पीरियोडिक टेबल की जो बेसिक बातें थी हो गई। अब मेन चार मुद्दे पे आ जाओ। चार कौन? एटॉमिक रेडियस, और कौन? आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक बार इसको नोट कर ले तो मैं हटा दूं। वेल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में फर्स्ट बात करेंगे एटॉमिक रेडियस। कई बार इसे एटॉमिक साइज भी बोलते हैं, और एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। It is the distance between nucleus and outermost electron in an atom.
ऑफ एन एलिमेंट। तो किसी एलिमेंट के जो एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी है वो एटॉमिक रेडियस है, बट डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते बिकॉज पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिसाइडेड। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का तो पता ही नहीं एज पर द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल का पाथ हम डिसाइड नहीं कर सकते, ट्रैजेक्टरी डिसाइड नहीं कर सकते। इसी बेसिस पे तो बोहर का मॉडल फेल हुआ था। तो इनडायरेक्टली हम बॉन्डिंग मेथड से फाइंड आउट करते हैं। तो इनडायरेक्टली अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ एटम is determined by bonding data। बॉन्ड बनते हैं एटम्स के बीच में, तो उनके न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को मेजर आराम से एक्सपेरिमेंटली किया जा सकता है। इज डिटरमिन्ड बाय बॉन्डिंग मेथड। जैसे ए कोवेलेंट रेडियस, इसको आर कोवेलेंट लिख देंगे, कोवेलेंट रेडियस। तो मान लो इन होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कौन से? जो सेम एटम के हों, जैसे O2, जैसे N2, जैसे H2। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल आर कोवेलेंट रेडियस इज 1/2 of internuclear distance of two atoms। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो जैसे मान लो ऐसे कह दी, जैसे H2 है मॉलिक्यूल, H2 ये है, और जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहे हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड बना, तो ये इनके न्यूक्लियस हो गए। इनके बीच की जो दूरी है ये d, ये हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की दूरी को ही बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो ये d क्या है? HH बॉन्ड लेंथ। और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, सो D इज इक्वल टू HH बॉन्ड लेंथ और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसका आधा कर दो, यहां से यहां तक। ये आ गया कोवेलेंट रेडियस, जो कि साफ दिखाई पड़ता है कि एक्चुअल रेडियस से थोड़ा सा कम है। तो R कोवेलेंट इज इक्वल टू D/2। और यहां से साफ भी दिखता है कि कोवेलेंट रेडियस is slightly smaller than the actual radius। Covalent radius is slightly smaller than the actual radius। तो साफ दिखता है ये कोवेलेंट रेडियस है यहां से यहां तक, d का आधा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो ओवरलैपिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की। ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से ये ओवरलैप्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हो गया, तो d का आधा किया तो कोवेलेंट रेडियस आ गया, जो कि एक्चुअल रेडियस से थोड़ा सा छोटा होगा। पर ठीक है, कम से कम आइडिया तो लगेगा कि व्हाट इज द साइज। तो कोवेलेंट रेडियस इज गिविंग ए वेरी वेरी एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। तो ये थी कोवेलेंट रेडियस। अच्छा, ये तो उस केस में है जब होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल हो, सेम एटम्स कंबाइंड हो। हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हो तो भी एक फार्मूला होता है, उसे बोलते हैं स्टीवेंसन फार्मूला। पहले नोट कर लो ये बात। जैसे फॉर हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल
मान लो कोई ए बी मॉलिक्यूल है इस टाइप से, तो ये दो अलग अलग साइजेस हैं, ये इनके न्यूक्लियस है, तो इनके बीच की डिस्टेंस तो हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर ही लेंगे, डी ए बी। मान लो ये एलिमेंट ए है और ये बी है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया इनके बीच में, ये कहलाएगा आर ए कोवेलेंट रेडियस, ये आर बी, ऐसे बोल दो इसको। तो यहां रिलेशन होता है कि डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 मॉड ऑफ एक्स ए माइनस एक्स बी। एक्स ए एक्स बी आर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ ए एंड बी इन द पॉलिंग स्केल। तो ये जितने भी मेजरमेंट्स हैं ऑल इन एंगस्ट्रॉम, ऑल इन एंगस्ट्रॉम। हाँ, लेकिन न्यूमेरिकल्स कुछ ना आते हैं इस चैप्टर से, ट्रेंड से पूछे जाएंगे, घटता क्रम, बढ़ता क्रम, कौन छोटा है कौन बड़ा है, किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है किसकी ज्यादा है, यही आते हैं। फॉर्मूले पे कभी क्वेश्चन ना पूछते हैं वो, तो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब एंगस्ट्रॉम में है। और एक्स ए एक्स बी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ई एन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी इन पॉलिंग स्केल। So Xa, Xb are the electronegativity of A and B in the Pauling scale, and DAB is the internuclear distance between A and B. RA, RB are the radius of the element A and B. तो यहाँ से किसी एक एलिमेंट की अगर रेडियस पता हो, A, D, A, B पता हो, तो we can find out the covalent radius of the other element from this formula minus 0.09 Xa, Xb की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई होगी। This formula is called Stevenson formula. दिस इज कॉल्ड स्टीवेंसन फॉर्मूला। तो ये हुई कोवेलेंट रेडियस। यहीं पे एक पॉइंट आएगा, जरा नोट करके लिखो। अब हमने हाइड्रोजन H2 का केस लिया, H2 के केस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था। अगर O2 ले लें तो O2 मान लो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में तो ओवरलैपिंग और ज्यादा होगी, तो एक तरीके से डबल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस विल बी शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस विल बी लेस देन डबल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस इफ बिटवीन द टू सेम एलिमेंट्स। जैसे कार्बन कई बार सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो एक तरीके से ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस इज शॉर्टर देन डबल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई फॉर सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है, अलग अलग के लिए नहीं भाई। TBCR मतलब ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। तो ट्रिपल बॉन्ड में ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होगी, तो ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस का साइज वही दो सेम एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस से छोटा होगा। सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड दैट विल बी द लार्जेस्ट ऑफ दीज थ्री। समझ गया ना ये क्या चीज है? कभी सोचो ये DBCR कौन है, ये कौन भला? डबल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। सो लाइक दैट यू से फॉर द सेम एलिमेंट्स, ये थी कोवेलेंट रेडियस उन एलिमेंट्स के लिए जो आसानी से कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। बट कई मेटल्स, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सोडियम है, इनके कोवेलेंट बॉन्ड्स बहुत मुश्किल से बनते हैं या नहीं बनते, तो इनके लिए फिर यूज करते हैं हम मेटालिक रेडियस। तो लिखो B मेटालिक रेडियस। पहले यहां तक की बात लिख लो, नोट कर लो। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं था, B
मेटालिक रेडियस मेटल्स के लिए यूज होता है, इसका सिंबल यूज करेंगे आर मेटालिक, MET मेटालिक। अब मेटल्स होती हैं जैसे, अब जैसे पोटेशियम है, वो तो कोवेलेंट कंपाउंड ना बनाता आसानी से, तो कोवेलेंट रेडियस इज डिफिकल्ट टू फाइंड फॉर पोटेशियम, बट पोटेशियम मेटल होती है, मेटल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मेटल एटम्स जो होते हैं उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस या न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस का आधा कर दो तो यू विल गेट द मेटालिक रेडियस। तो इट इज 1/2 ऑफ, तो व्हाट इज मेटालिक रेडियस? इज 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस it is 1/2 of the internuclear distance between two metal atoms in metallic crystal. तो it is 1/2 of the internuclear distance between two metal atoms in the metallic crystal. तो metallic crystal में दो metal atoms के बीच की दूरी का आधा, जैसे ये मान लो फॉर एग्जाम्पल सोडियम मेटल की बात कर रहे हैं, तो सोडियम मेटल जो है वो क्रिस्टल्स में इस टाइप से अरेंज्ड होते हैं, ओवरलैप नहीं करते इस बार। सो सिचुएशन वुड बी लाइक दिस। तो एक तरीके से मान लो ये दोनों ले लिए, नियरेस्ट ये एटम्स हुए, तो जो दो नियरेस्ट हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट मेटल एटम्स, नियरेस्ट लिख दो, टू नियरेस्ट मेटल एटम्स, मान लो ये D है, तो R मेटालिक वुड बी इक्वल टू D/2। ऑब्वियसली ये इनके बीच की डिस्टेंस का आधा करा तो समवेयर यहां आया, इट इज स्लाइटली लार्जर देन द एक्चुअल रेडियस, तो लिख भी दो। मेटालिक रेडियस इज स्लाइटली larger than the actual radius। तो मेटालिक रेडियस इज स्लाइटली लार्जर देन द एक्चुअल रेडियस, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ऑब्वियसली किसके लिए एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल फॉर मेटल्स विच इजिली डू नॉट फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। सो दिस मेटालिक रेडियस applies mainly for metals। तो ये मेटल्स के लिए अप्लाई होती है, बोलते हैं मेटालिक रेडियस। तो ये हुई मेटालिक रेडियस। इससे पहले कोवेलेंट रेडियस, एक और रेडियस होती है पर्टिकुलरली फॉर द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हीलियम है, हीलियम नियॉन है, ना तो वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाए तो कोवेलेंट रेडियस नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, ना ही वो मेटल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करें तो मेटालिक रेडियस फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो उनके लिए कुछ तो साइज बताना पड़ेगा। कोई यूं ना कह दे कि हीलियम का एटम तो 1 किलोमीटर है उसका रेडियस, अरे तो एक्सपेरिमेंटली कुछ तो बताओगे। नहीं भाई 1 किलोमीटर नहीं है, एंगस्ट्रॉम में है। उसके लिए भी यूज करते हैं वॉन डर वाल्स रेडियस। इस बार एक बार इसको लिख लो, फिर लेते हैं वॉन डर वाल्स रेडियस। Noted guys? C, van der Waals radius RVN। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग रेडियस, क्योंकि इसमें बॉन्ड नहीं बनता। जैसे नोबल गैसेस हैं उनमें कोई बॉन्ड नहीं बनता, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं बस इनमें, और ये मेनली नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन टाइप को अप्लाई होती है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग रेडियस and mainly applies to
helium, neon, argon, etc., which do not exist as metallic crystals or do not form covalent bonds. क्या बात कर रहे हैं? वॉन डर वाल्स रेडियस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग रेडियस। में बॉन्ड नहीं बनता, कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनता, वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेज होते हैं बस। एंड मेनली अप्लाइज टू द हीलियम, नियॉन, आर्गन which do not exist as metallic crystals or do not form which do not exist as metallic crystals or do not form covalent bonds. जैसे it is one half of internuclear distance between two atoms or molecules which are closest to each other in solid or liquid state. In solid or liquid state. चलो मैं एग्जांपल लेके बात बताता हूं। मान लो मुझे हीलियम का रेडियस फाइंड आउट करना है, ना तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता, तो कोवेलेंट रेडियस इज नॉट एप्लीकेबल टू इट। ना ये मेटल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता, तो मेटालिक रेडियस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू इट। तो फिर मैं क्या करूं? हीलियम का साइज बताना है, कुछ तो बताना ही पड़ेगा। किलोमीटर तो नहीं बोल सकते कि 1 किलोमीटर है रेडियस। तो क्या करें? इसे ठंडा करो, हीलियम को कूल करो, लिक्विड में कन्वर्ट कर दो या सॉलिड में कन्वर्ट कर दो, ठंडा करके, क्योंकि आपको पता है सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। उसके बाद जब ये वो एटम जितने पास ला सकते थे आ गए, उन एटम्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस निकालो और उसका आधा कर दो। दैट विल बी द वॉन डर वाल्स रेडियस। जैसे मान लो फॉर हीलियम की बात करें तो ये मान लो हीलियम एटम्स हैं, रैंडमली अरेंज्ड हो गए। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो क्लोजेस्ट हैं, इनके बीच की डिस्टेंस d निकाल दी, तो आर वॉन डर वाल्स वुड बी d/2। यही हुआ ना? ये हीलियम एटम्स हैं सब, लाइक दैट। तो जो सबसे पास वाले दो हीलियम एटम हैं, उनके न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस निकाल के उसका आधा कर दो इन सॉलिड और लिक्विड हीलियम। अच्छा मान लो H2 है, H2 तो देखो ऐसा होता है, इस टाइप से। अच्छा ये तो कोवेलेंट रेडियस है, मान लो ये d1/2 है, ये एनसीईआरटी में डायग्राम भी है, ये d1 है, और ये दो सेंटरों के बीच की दूरी मान लो यहां से लेकर के यहां तक, ये d2 है। तो देखो d1/2 क्या हुआ? आर कोवेलेंट फॉर H2, और d2/2 क्या हुआ? आर वॉन डर वाल्स फॉर H2। इससे तो पूरी बात समझ में आती है। ये H2 मॉलिक्यूल्स हैं। आपने सॉलिड या लिक्विड स्टेट में H2 को पास ले आए। हाइड्रोजन के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्डेड हैं उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा करा, तो ये तो कोवेलेंट रेडियस आ गई। नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। बट क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में जो सबसे पास वाले जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का आधा करोगे तो यू विल गेट द वॉन डर वाल्स रेडियस। ऑब्वियसली वॉन डर वाल्स रेडियस विल बी मच हायर देन कोवेलेंट रेडियस। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मेनली दिस रेडियस अप्लाइज टू whom? जो ना कोवेलेंट रेडियस बनाए। तो हाइड्रोजन के लिए हम कभी कोवेलेंट रेडियस, हम कभी वॉन डर वाल्स रेडियस रिपोर्ट ही नहीं करते। हाइड्रोजन के लिए हम कौन सी रेडियस रिपोर्ट करते हैं? कोवेलेंट रेडियस। ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा एररफुल है एंड दिस इज एक्यूरेट। हम जो रिपोर्ट करेंगे वो तो एक्यूरेट ही करेंगे ना। आ गई बात समझ में?
तो इसका मतलब 3 तरह की रेडियस पढ़ी है आपने एटॉमिक साइज बताने के लिए, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वॉन डर वाल्स रेडियस। सेम एलिमेंट के लिए अगर तीनों रेडियस अगर मेजर करो तो बताओ सब में छोटी कौन सी, कोवेलेंट, और सब में लार्ज कौन सी, वॉन डर वाल्स। लिख लो इस बात को एज ए नोट, पहले ये बात नोट कर लें। तो एज ए नोट, फॉर सेम एलिमेंट के लिए ऑब्वियसली आर कोवेलेंट इज लेसर देन आर मेटालिक, आर वॉन डर वाल्स। वॉन डर वाल्स रेडियस इज लार्जर देन द मेटालिक रेडियस इज लार्जर देन द कोवेलेंट रेडियस। तो इस तरीके से आप ये बात कह सकते हो। ये था पीरियोडिक टेबल में इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। अब अगले लेक्चर में बात करेंगे ट्रेंड्स क्या होंगे इन द पीरियोडिक टेबल में। ट्रेंड्स 2 तरीके से देखते हैं, लेफ्ट से राइट इन द पीरियड, टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। ऑल दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।